नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि कोरोना के लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीना है, मगर बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी छिन गई। लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉकडाउन से एक पिता की नौकरी गई तो बाप बेटे साइकिल पर मास्क बेच रहे हैं। हालांकि अब मध्य प्रदेश, जी हाँ, कोरोना के भयंकर काल में न जाने कितने परिवार मुसीबतों के दौर से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन लगाना सरकार की मजबूरी थी, लेकिन इसी लॉकडाउन ने कई लोगों का रोजगार भी छीन लिया। ये है सनी, भोपाल की सड़कों पर साइकिल की मास्क की दुकान लगाए हैं। पिता की नौकरी गई तो सनी को साइकिल पर मास्क बेचने के लिए उतरना पड़ा। मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने से लागू कोरोना कर्फ्यू ने काफी हद तक संक्रमण को तो काबू में कर लिया, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू का दूसरा पहलू ये है कि कई लोगों की आजीविका पर भी इसका गहरा असर पड़ गया है। हम भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल में रहने वाले भूपेंद्र यादव जो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि लॉकडाउन में रेस्टोरेंट बंद हो गया। प्रतिबंधित था वहाँ पे लोगों का जाना। जाहिर सी बात है कि जब रेस्टोरेंट ही बंद हो तो उसमें काम करने वालों को पगार कैसे मिलती, और यही वजह है कि भूपेंद्र और उनके बेटे अब भोपाल की सड़कों पर यूं रोजाना साइकिल पर मास्क बेचते हैं। कैसे ये विचार मन में आया, क्योंकि पापा तो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हुआ क्या था सर कि जैसे लॉकडाउन लगा तो पापा जी का रेस्टोरेंट बंद देगा, घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी। इस चक्कर में पापा जी बोलते हैं कि अब तो क्या करें, लॉकडाउन लग गया और काम धंधा तो बंद हो जाएगा, घर की स्थिति बदलने लगी, बेकार होने लगी। तो पापा जी बोलते हैं कि इससे अच्छा अपन मास्क की दुकान खोल लेते, और कुछ तो कर नहीं सकते इस लॉकडाउन में। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन से पहले सनी के पिता भूपेंद्र एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद हुआ तो नौकरी भी चली गई। अब भूपेंद्र भी भोपाल में सड़क पर मास्क बेच रहे हैं। पिछले साल भी अपन परेशान रहे तो इधर उधर से कर्ज लेके अपन ने घर का खर्चा चलाता रहा। अब इसके बाद इस साल तो कोई देने का, पिछले साल का अपन दे ही नहीं पाए, तो इस साल कोई देने को तैयार ही नहीं। तो अब ये नौकरी वोकरी सब कुछ छूट गई थी, तो क्या करें, मजबूरी थी, तो अपन ने मास्क की दुकान लगाया जिससे अपना खर्चा पानी चले। एक कर्ज मांगने वाले क्या कर रहे हैं? कर्ज मांगने वाले बोलते भाई थोड़ा थोड़ा करके दो, कैसे करके दो, हम भी परेशान हैं। अब ठीक है, लिया हूँ तो देना तो है। अब वो थोड़ी देख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा ये परेशान है। अपन ने जब तक होटल में नौकरी करता रहा तो ठीक था, अब जब छूट गया सब तो क्या करें। अब मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूह को भेज दी हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में किराना दुकानें खुल रही हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। राज्य में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आज से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं है। जहां छूट दी गई है वहां अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान या ढके हुए खोलने की अनुमति है। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और अब बात देश की वैक्सीनेशन नीति की, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्यों ने वैक्सीन की खरीद पर अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि वैक्सीन केंद्र को ही खरीदनी चाहिए और इसे बांटने के लिए राज्यों को देना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 गैर बीजेपी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन की खरीद के लिए केंद्र पर मिलजुल कर दबाव बनाने की बात कही। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी वैक्सीनेशन नीति को राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया। राज्य अपने लिए वैक्सीन की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या केंद्र ये सुनिश्चित करेगा
कि राज्यों को टीका मिल जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। वैक्सीन की कीमत तय करने वाली कोई नीति भी साफ नहीं है। केंद्र को वैक्सीन सस्ती मिल रही है, जबकि वही वैक्सीन राज्य महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वैक्सीन की कीमत और वैक्सीन की खरीद दोनों पर केंद्र सरकार की नीति और सोच सवालों के कटघरे में खड़ी थी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया वैक्सीन की उपलब्धता के संकट का सामना कर रही है। वैक्सीन बनाने वालों की कमी है। अगर कोर्ट वैक्सीन की कीमत निर्धारण के बारे में भी जांच करेगा तो इससे सप्लाई में रुकावट आएगी। वैक्सीन की अलग अलग कीमत वाले सवाल पर केंद्र ने जवाब दिया कि उसने राज्यों और वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत की है और इस बात पर राजी किया है कि सबके लिए एक कीमत तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र ने भरोसा दिलाया और उम्मीद जताई कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इस साल के आखिर तक टीका लगा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र के इस जवाब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के सवाल नहीं रुके, क्योंकि वैक्सीनेशन में सिर्फ वैक्सीन की खरीद और उसकी कीमत ही मुद्दा नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिजिटल डिवाइड की बात की और ये पूछा कि इसको देखते हुए क्या इंतजाम किए गए। कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन ग्रामीण इलाकों में कैसे व्यावहारिक होगा। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन झारखंड के किसी गांव का मजदूर अगर राजस्थान में है और वहां टीका लगवाना चाहता है तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो ई कमेटी के चेयरमैन हैं, जो समस्याएं आती हैं उन्हें जानते हैं। नीति बनाने वालों को लचीला होना चाहिए, जमीनी हालात पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में खरी बात हुई। वैक्सीनेशन में ग्रामीण इलाकों पर अब तक ध्यान नहीं है। 75% वैक्सीनेशन शहरी इलाकों में हुआ है। कोर्ट ने सरकार से उसकी नीति साफ करने को कहा, दस्तावेज देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार नीति में सुधार करे। अपनी कमियों को स्वीकार करना मजबूती की निशानी होती है और कोर्ट में ये सुनवाई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हो रही है। विदेश मंत्री जरूरी चीजों के इंतजाम के लिए अमेरिका गए थे। इसी से हालात की गंभीरता का पता चलता है। इसलिए अभी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं होगा जो किसी बातचीत में रुकावट डाले। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते दिए हैं कि वो कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सके, लेकिन इस सुनवाई में वैक्सीनेशन नीति का सच से सामना हो गया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच भारत सरकार इस पर भी रिसर्च करने वाली है कि क्या वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। ऐसे रिसर्च भी सामने आए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो पर्याप्त एंटीबॉडीज बनाने के लिए वैक्सीन की मात्र एक डोज ही काफी है। ऐसे में बूस्टर डोज की जरूरत सरकार का महत्वाकांक्षी कोरोना टीकाकरण अभियान हिचकोले खा रहा है। न सिर्फ वैक्सीन की कमी है, बल्कि डर, अफवाह और वैक्सीन के असरदार होने पर जबरदस्त कंफ्यूजन है। इस बीच भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा डोज कोविशील्ड की लगाई जा रही है। अब तक लगी वैक्सीन डोज में से 90% से ज्यादा कोविशील्ड है। भारत सरकार अगले कुछ महीनों में इस बात पर रिसर्च करेगी कि क्या कोविशील्ड की सिंगल डोज कोरोना से रक्षा के लिए काफी है। हर वैक्सीन की अलग अलग डोज में समय का एक निश्चित अंतर होता है और ये अंतर इसलिए होता है ताकि अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन सकें। कोविशील्ड को लेकर अलग अलग रिसर्च आई। वैक्सीन की डोज के बीच का गैप कई बार बढ़ाया गया। माना गया कि जो व्यक्ति कोरोना से बचा हुआ है उसे 2 डोज लगाने पर ही पर्याप्त एंटीबॉडीज बनेंगी। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने दोनों डोज ली हैं और इनमें एंटीबॉडी भी बनी है। लेकिन बहुत से ऐसे केस भी होते हैं जिनमें एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। एक्सपर्ट बताते हैं कि पर्याप्त एंटीबॉडी बनने का फार्मूला क्या है। वैक्सीन की एक सिंगल डोज सफिशिएंट होती है आपको प्रोटेक्ट करने में कोविड से, बट किसी भी वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है जो कुछ महीनों बाद दी जाती है, कई बार 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जिसका काम होता है मेमोरी सेल्स बनाना जो आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं जिनको 2 डोज लग गई होती है वैक्सीन की, बट उनका एंटीबॉडी काउंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड से प्रोटेक्टेड नहीं है।
वैक्सीन जब लगती है उससे एक टी सेल रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है जो एंटीबॉडी टेस्ट में दिखता नहीं है, बट लोग उससे प्रोटेक्टेड होते हैं। सवाल ये भी है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में एंटीबॉडीज कितनी तेजी से बनती हैं। वैज्ञानिक इसका जवाब तलाश रहे हैं। साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए लोगों में वैक्सीन की एक डोज काफी है। उन्हें बूस्टर या दूसरी डोज लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से बनती है और अगर कोरोना से रिकवर हुए लोगों को वैक्सीन का एक डोज भी मिल जाए तो इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी अपनी स्टडी में पाया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है और उन्हें दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। हालांकि BHU के वैज्ञानिकों ने 20 लोगों पर अध्ययन किया है और इस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए भेजा है। आगे और गहरी रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन ये एक संकेत तो है ही। तो वो लोग जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उबर चुके थे, जो लोग ठीक हो चुके थे, उनमें फर्स्ट और सेकेंड वीक में ही एंटीबॉडीज बन गई, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन गई। जबकि वो लोग जो लोग कोरोना वायरस जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उनमें थर्ड और फोर्थ वीक में जाकर के एंटीबॉडीज बनी, कम एंटीबॉडीज बनी। और दूसरी चीज़ 90% लोगों में ही बनी। जो 10% लोग थे उनमें हम लोगों ने अभी 7-8 वीक्स तक चेक किए हैं, बट उनमें अभी तक एंटीबॉडीज नहीं बनी है। तो ये बहुत ही साफ है कि वो लोग जो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से निकल चुके हैं, वो लोग जो है वो सिंगल शॉट उनके लिए एनफ है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किया है और ये सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही दी जाए। इससे वैक्सीन का संकट दूर होगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी 2 करोड़ के आसपास लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को अगर हम जो है वैक्सीन एक सिंगल शॉट दें तो हमारे पास 2 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन की डोज होगी और जिसको हम लोग, अगर हमारे पास वैक्सीन की किल्लत है तो उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं और एक बड़े नंबर ऑफ सैंपल्स को, बड़े नंबर ऑफ लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे दावों का पूरा सच क्या है? क्या कोरोना से ठीक हुए मरीजों को वैक्सीन की दूसरी डोज की जरूरत ही नहीं है? हमें ये समझना चाहिए कि डोज का निर्धारण किस आधार पर होता है और ये कैसे पता लगेगा कि वैक्सीन का एक ही डोज पर्याप्त है। हमने भी इन सवालों का जवाब मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से पूछा। वैक्सीन लेने के बाद 2 डोज, ये संपूर्ण सुरक्षण जो है वो सिर्फ मृत्यु को रोकने में आता है और जो सीरियस इलनेस बोलते हैं, जैसे वेंटिलेटर की जरूरत हो, उसको रोकने में इसका संपूर्ण सुरक्षता को देखा गया है। 2 खुराक के बिना सिर्फ 1 खुराक लेना बिल्कुल कोई सबूत नहीं है उससे कोई फायदा होगा। यूके सरकार ने भी एक स्टडी करके ये पता किया कि जो B161 7.2 वेरिएंट है, जो फिलहाल ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फैल चुका है, उसके खिलाफ भी अगर वैक्सीन की एक नहीं लेकिन 2 डोज लगाई जाए तो ज्यादा सुरक्षा लोगों को मिलती है और इसीलिए शायद भारत सरकार फिलहाल जितने लोगों ने 1 डोज वैक्सीन लगा ली है उन पर एक तरीके का अध्ययन करने की सोच रही है। वैक्सीन की कमी है, करोड़ों लोग कतार में हैं और सबकी उम्मीद यही है कि पर्याप्त एंटीबॉडीज बन जाएं ताकि कोरोना जानलेवा ना हो और शरीर संक्रमण से लड़ सके। सिंगल डोज वाली कई वैक्सीन आने वाली हैं। स्पुतनिक लाइट और मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन पर भारत की नजर है और इसी के साथ भारत इस संभावना को भी खंगाल रहा है कि क्या कोविशील्ड की एक डोज लोगों को इम्यूनिटी देने में सक्षम होगी। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचने का रहस्य गहरा गया है। मेहुल के डोमिनिका पहुंचने के समय एक महिला उसके साथ थी, लेकिन इस महिला का रोल क्या था और वो क्यों उसके साथ थी, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। आज तक के पास उस महिला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इस खुलासों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या मेहुल चौकसी जल्द भारत आएगा या मामला अटक जाएगा। मेहुल चौकसी के साथ क्या हुआ? एक महिला के झांसे में मेहुल लग्जरी बोट पर मौज मस्ती की ट्रिप करने गया और फिर अगवा होकर डोमिनिका पहुंचा, या फिर क्यूबा भागने के चक्कर में उसकी किस्मत ने धोखा दे दिया। मेहुल चौकसी का एंटीगुआ से फरार होना और फिर 2 दिनों बाद डोमिनिका में हुई उसकी गिरफ्तारी को लेकर
कई अनसुलझे सवाल और दावे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जब मेहुल डोमिनिका पहुंचा तब वो वाकई एक महिला के साथ था। ये हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। सूत्रों की माने तो पहले इस महिला ने मेहुल चौकसी के साथ में मुलाकात शुरू की, जो जल्द ही दोस्ती में बदल गई। 23 मई की शाम को 6 बजे उसने मेहुल चौकसी को अपने मरीना स्थित घर में इनवाइट किया और जैसे ही मेहुल चौकसी वहां पर पहुंचा, वहां पर पहले से ही मौजूद लोगों ने पहले उसकी पिटाई की, उसका अपहरण किया और समंदर के रास्ते उसे डोमिनिका पहुंचा दिया, जहां पर उसकी गिरफ्तारी हो गई। भारत में मेहुल के वकील भी उसके डोमिनिका पहुंचने में महिला का रोल होने का दावा कर रहे हैं। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आकर रहती थी और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो इन्होंने, वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी और जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। इस मिस्ट्री वुमेन का चक्कर क्या है, इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ मेहुल के डोमिनिका पहुंचने का खुलासा सबसे पहले एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने किया था। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error. मेहुल के डोमिनिका पहुंचने की कहानी सस्पेंस भरी है। इस बीच आज तक को डोमिनिका के अस्पताल से उसकी नई तस्वीरें हासिल हुई है। तस्वीरों में मेहुल के शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं, जिसे मेहुल के वकील ने टॉर्चर का सबूत बताया है। और ये जेन्युइन इंजरीज हैं, और जब उनको उठाया गया फोर्सिबली या एंटीगा से और यॉच पे रखा गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो ये उस बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजरीज हैं। इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उनको कोविड टेस्ट कराया गया, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इन्हीं इंजरीज की वजह से अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मेहुल चौकसी के एंटीगुआ से फरार होने में ये दावा भी हुआ है कि वो जाली दस्तावेजों के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागा। हालांकि जिस ट्रैवल फर्म की सेवाएं लेने की बात सामने आई है, उसने आज तक से बातचीत में कहा कि मेहुल चौकसी और उसकी कथित गर्लफ्रेंड उसके कस्टमर नहीं थे। Well, honestly, I do not know. Apart from the photos that are circulating, I do not know what Mehul Choksi look like. But based on the photos that are circulating, I did not see anybody of that look on this particular boat, or not the boat or anybody that we did clearances for. मेहुल चौकसी के डोमिनिका पहुंचने की मिस्ट्री किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। इस बीच उसे लेकर एंटीगुआ की सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दोनों ओर से मेहुल के साथ मिली भगत का आरोप एक दूसरे पर लगाया गया है। मेहुल को लेकर 2 अलग अलग महाद्वीपों में हंगामा बरपा है। वो अब डोमिनिका से वापस एंटीगुआ जाएगा या भारत लाया जा सकेगा, ये लाख टके का सवाल बना हुआ है। दिल्ली से गीता मोहन और पूनम शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।